हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है इस चैनल पे और मैं हूँ शिवम। दोस्तों ये जो एमसीक्यू का सेशन है ये सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 10 से है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसको हम करने जा रहे हैं और ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत रामबाण होगा। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने चैप्टर 10 नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर 10 पढ़ें। पढ़ा है आपने तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद आप इस सेशन को देखेंगे, जिससे कि आपको ज़रूर ही लाभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो कह रहा है, आप आंसर करेंगे, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप आंसर सोचिए। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप आंसर सोचिए, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। यहीं के यहीं तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश निम्नलिखित में से कौन नहीं दे सकता है। सोचिए, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। ध्यान रहे कि सेक्शन 129 जो है वो कहता है कि जमाव को तीतर बीतर करना है अगर तो सिविल बल का प्रयोग होगा। और ये जो सेक्शन है ये न्यायिक अधिकारी जो होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो इसमें ये नहीं देते, मतलब कि आदेश नहीं दे सकते। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जमाव को तीतर बीतर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, पहले आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, धारा 130। मैं फिर एक बार कहूँगा आपसे, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़ के आए, तभी ये सेशन आपको फ़ायदा करेगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जमाव को तीतर बीतर करने के लिए सशस्त्र बल के अधिकारियों को बल प्रयोग का आदेश निम्नलिखित में से कौन दे सकता है। 4 ऑप्शंस हैं, सोचिए। चलिए तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। कार्यपालक अधिकारी भी दे सकता है या फिर सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसा कर सकता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में वर्णित है। 4 ऑप्शंस हैं, सोचिए आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से किस धारा में जिलाधीश या उपखंड जिलाधीश पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कर सकता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे 2014 में आया था, उत्तराखंड जे में। और आपके ऑप्शंस 4 हैं, आंसर सोचिए और बताइए। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा बी, सॉरी, आंसर हो जाएगा बी, धारा 133 सेक्शन 133। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। उत्तराखंड जे 2014 का क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है उपस्थित हो जाता है और
सॉरी, और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मैजिस्ट्रेट, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप सोचिए और आंसर दीजिए या देने की कोशिश कीजिए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह समन मामला हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि उत्तराखंड एपीओ 2006 में पूछा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शंस हैं आपके 4, ए बी सी डी, सोचिए और उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 142, सेक्शन 142। व्यादेश कब जारी किया जाता है? जब 133 के अधीन कोई मामला लेट हो रहा हो और न्यूसेंस हटाना जरूरी हो तब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उपताप अर्थात न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश जारी किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जिलाधीश या उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, दोनों के द्वारा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है कि जो कोई भी धारा 133 के आदेश की अवहेलना करता है वह भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धारा के अधीन सजा का हकदार होगा। ऑप्शंस है आपके 4, कोई एक आंसर होगा, चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 188। सेक्शन 136 आप पढ़ लें, आपको ये समझ में आ जाएगा। उसी में बताया गया है कि अगर पीछे की धाराओं में जो कोई अगर ऐसा करेगा या 133 के आदेश की अवहेलना करेगा वो सेक्शन 188 जो आईपीसी का है उसके अधीन सजा का हकदार होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है स्थानीय अन्वेषण, क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय अन्वेषण यानी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धारा में वर्णित है। ऑप्शंस हैं आपके 4, चुनिए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के विषय में इनमें से क्या सत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके 4, जो काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। और आपका आंसर जो है वो होगा ए, इस धारा को लागू करने की शक्ति जिलाधीश, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। ध्यान रहे धारा 144 को जो लागू करने की शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के ही पास होती है, यानी कि जिलाधीश, उपखंड मजिस्ट्रेट, इस तरीके के लोग, सीजेएम और न्यायिक मजिस्ट्रेट इसमें इनका कोई रोल नहीं होता 144 को लागू करने में या उसको लागू करने में। इस चीज़ को केसेज में बताया गया है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उसी से रिलेटेड है,
तो आप पहले ही आंसर समझ जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बता रहा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए आ ही गया। किस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन दी गई शक्तियां कार्यपालक शक्तियां हैं, न कि न्यायिक शक्तियां? ऑप्शन है 4, आंसर है 1। अब कौन सा आंसर होगा वो आप बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है ये सीआरपीसी का और सेक्शन 144 से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गुलाम अब्बास वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एपीओ आरपीएफ 2010 में पूछा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन न्यूसेंस या आशंकित संकट के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस हैं 4 और उत्तर है मात्र 1। कौन सा उत्तर है आप बताइए। आंसर है डी, आंसर है डी। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़ के आए, तब यहाँ आपको एमसीक्यूज बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो क्लास है नहीं और यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया जाए तो फिर एमसीक्यू का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो तो मैं थोड़ा बोल भी दे रहा हूँ, सेकंड वीडियो से बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ही चीज़ें होंगी, ताकि आप चीज़ों को समझ लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है। यह अभी निर्धारित किया गया है किस मामले में? उत्तराखंड जे 2005 और 2006 दोनों में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अभी इसके पहले भी ये आया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड जे 2005-2006 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 संवैधानिक है? 4 ऑप्शंस हैं, बताइए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुलिमये बनाम एसटीएम मुंगेर। मधुलिमये बनाम एसटीएम मुंगेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वत्व निर्धारण करना। निम्न में से किस मामले में यह कहा गया है? अब केसेज हैं 4, ABCD ऑप्शंस करके, एक आंसर है, बताइए। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ही इनको ध्यान से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय निम्न द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। आंसर जो है वो हो जाएगा बी, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 का क्या उद्देश्य है? बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व के प्रश्न का निपटारा।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 19। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के विषय में क्या सत्य है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, उत्तर दीजिए। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस धारा को लागू करने का अधिकार केवल कार्यपालक अधिकारी को है। ये जो है यही कथन सत्य है, बाकी के कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूपी एपीओ 2005 में पूछा गया। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वत्व निर्धारण करना। निम्न में से किस मामले में यह कहा गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, पहले भी ये क्वेश्चन आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, भारत संघ बनाम अजीबुनिसा खातून। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 21। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय निम्न द्वारा किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होने की संभावना पर प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वर्णित है? 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है आपका उत्तर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा 145। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन है आपके 4, एक ऑप्शन जो है वो उत्तर होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 146। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। धारा 147 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कौन सा असत्य है? 4 ऑप्शंस हैं आपके, काफी लंबे लंबे ऑप्शंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पॉज करके पढ़ें। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। यह उपयोग तभी मान्य है जब इसका उपयोग 2 महीनों से कर रहा हो। ये असत्य है क्योंकि 3 महीने तक का वो टाइम रिटेंशन होता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 10 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मैक्सिमम प्रश्न होते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं और वो भी प्रश्न डाले गए हैं। मैंने अपने टीचर्स से कंसल्ट किया है, जहाँ मैं कॉलेज में पढ़ा करता था वहाँ मैंने टाइम बिताया है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें की हैं। तो वहाँ से मुझे ये कुछ और क्वेश्चंस मिले थे जो मैंने ऐड किए हैं, और बाकी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस तो ऐड थे ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आगे भी चैप्टर वाइज ही चीज़ें आएंगी। एमसीक्यूज जो हैं वो मोस्टली चैप्टर वाइज ही चलेंगे। चैप्टर 10 आ गया, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीआरपीसी का, वो है चैप्टर नंबर 12, एफआईआर वगैरह के बारे में है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।